दोस्तों नमस्कार। 10 साल पहले अडानी के चार्टर्ड ने जब उड़ान भरी तो इस देश ने देखा उसमें कोई दूसरा शख्स सवार नहीं था, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री सवार थे। और उस चार्टर्ड की उड़ान गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने की थी। चार्टर्ड तो पीछे छूट गया, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए और गौतम अडानी दुनिया के सबसे रईस शख्स की कतार में आकर खड़े हो गए। 2014 में उनका नंबर इस देश के भीतर में फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक 11वें नंबर पर थे, लेकिन आज की तारीख में वह दुनिया के सबसे रईस की कतार होते होते भारत में सबसे रईस हो गए। यह अलग मसला है कि अडानी कांड ने उन्हें दूसरे नंबर पर लाकर इस देश में खड़ा कर दिया, यानी अंबानी के पीछे। लेकिन इस दौर में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पनपती चली गई जिसमें अडानी का विस्तार तमाम देशों में होता चला गया और देश के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिस क्षेत्र को उन्होंने छुआ नहीं, और छुआ तो लाभ मिला नहीं। हर जगह उनकी पहुंच, पकड़ और नाम पहले पहुंच जाती थी, क्योंकि देश की सत्ता उनके साथ खड़ी थी। अब सवाल यह है कि हिडेनबर्ग रिसर्च के बाद या उसकी रिपोर्ट आने के बाद वो कौन से दस्तावेज है, अगर जांच हो जाए तो सामने आ जाएंगे। वह कौन से कागजात हैं जो इस देश के सिस्टम के ऊपर पॉलिसीगत तरीके से छाए हुए हैं और अडानी को छुपाने की स्थिति में कोई नहीं है। इस दौर में समूची दुनिया के भीतर बड़े बड़े बैंकों ने तय किया कि अब अडानी के बॉन्ड नहीं लेंगे, यानी जो विश्व बाजार में अडानी अपने बॉन्ड बेचकर पैसा उठाते थे, कई बैंकों ने मना कर दिया। और हर बैंक ने जो इंटरनल मेल जारी की उसमें खुले तौर पर कहा कि दरअसल हम अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं दे सकते हैं। बावजूद इसके भारत के भीतर किसी भी सार्वजनिक सेक्टर का बैंक हो या कोई संस्थान, यानी LIC हो या SBI हो, उसके भीतर भी कोई इंटरनल मेल जारी नहीं हुआ जिसमें कहा गया हो कि दरअसल अब कोई धंधा अडानी ग्रुप के साथ शेयर बाजार का नहीं करेंगे। वह कौन सी स्थिति है जब इस देश के भीतर में अडानी का नाम आते ही हर क्षेत्र ठहर जाता है। शायद राजनीतिक लड़ाई की मुनादी अब हो चली है। राहुल गांधी आज मैदान में नजर आए और उस पदयात्रा के बाद पहली बार जब वो बोले तो पदयात्रा के दौर में अक्सर जिक्र किया करते थे हम दो हमारे दो का। लेकिन आज खुले तौर पर जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अडानी के पीछे कौन है और देश के प्रधानमंत्री संसद में चर्चा नहीं चाहते हैं, बहस नहीं चाहते हैं, जांच बैठाना नहीं चाहते हैं, जबकि इस देश के पैसे को लूटा गया है, इसके मतलब मायने क्या हैं? क्या भारत की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक सत्ता अडानी के लिए है? और इस दौर में जितना विस्तार अडानी का अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, उस दौर में शेयर होल्डर्स जो सिर्फ अडानी ग्रुप के साथ लाखों की तादाद में जुड़े हुए हैं, मसलन सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर, तो क्या यह कहा जाए कि वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स को धोखा हो गया? या फिर लगभग 46 लाख शेयर होल्डर्स जो अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बिजनेस करते हैं, उसकी तरफ से आंख मूंद लिया गया है? या फिर कांग्रेस अब कमर कस चुकी है, उसने समझ लिया है कि यह आर पार की लड़ाई है। 2024 से पहले अगर इस लड़ाई में जनता को साथ नहीं लिया और जनता के साथ खड़े नहीं हुए, तो फिर इसके आगे की कोई राजनीतिक लड़ाई जीत पाना मुश्किल होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि 9-10 बरस बीत गए अडानी के चार्टर्ड को उड़े हुए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वह सफर कर रहे थे। यानी परसेप्शन बनाने की जरूरत इस दौर में नहीं है। परसेप्शन बहुत साफ है कि अडानी की निकटता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितनी करीबी की है। सवाल अब सबूतों का है, सवाल अब फैक्ट्स का है, सवाल अब उन दस्तावेजों का है जिन दस्तावेजों के आसरे पूरा कच्चा चिट्ठा इस देश का सामने आ सकता है। हम इस दस्तावेज और कच्चे चिट्ठे पर आए उससे पहले राहुल गांधी ने जो मैसेज आज खुले तौर पर कह के दिया कि अडानी के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सुन लीजिए जरा। और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर
सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। कोई संकेत की भाषा नहीं है, खुले तौर पर कहा जा रहा है अडानी के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी ये कहने से चूक भी नहीं रहे हैं कि दरअसल खुद को बचाने के लिए अडानी पर कोई जांच सरकार बैठाना नहीं चाहती है। तो क्या यह राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत इस देश में हो चली है? क्योंकि इस देश के लोगों को पता है कि अडानी की निकटता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और लोगों को यह भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर के बैंक अब अडानी ग्रुप को पैसा देने को तैयार नहीं है। और यह हर किसी को पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे वह अलग अलग जगहों पर बोली लगाकर ही अडानी के पास क्यों ना पहुंचे हों, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं पीएमओ की कोई भूमिका तो नहीं है, और उन्हीं दस्तावेजों को डर से सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। इन सवालों के साए तले कुछ बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि लगातार सरकार मशक्कत कर रही है कि अडानी ग्रुप के गिरते हुए परिस्थिति को कम से कम स्थिर किया जाए। लेकिन आज भी जब शेयर बाजार खुला तो अडानी इंटरप्राइजेज बंद होने के साथ लगभग 2% नीचे था, यानी 32.50 रुपए पर शेयर नीचे आ गया। अडानी पावर भी 5% नीचे आ गया, 9.60 रुपए। अडानी ट्रांसमिशन 10% नीचे आ गया, यानी 139.60 रुपए। अडानी विल्मर यह भी 5% नीचे आया, यानी तकरीबन 20 रुपए प्रति शेयर। अडानी ग्रीन एनर्जी यह भी नीचे आई 5%, यानी 46.80 रुपए। और अडानी गैस भी 5% नीचे आ गया, यानी 81.10 रुपए। अब यहां पर सवाल है कि जो इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जो शेयर होल्डर है, उनकी कुल तादाद जो है वो तकरीबन 46,95,000 है। और उन सब के सामने एक संकट है कि अगर उनको नुकसान लगातार हो रहा है और कोई उनके शेयर्स को खरीदने को तैयार नहीं है, और बाजार में अगर शेयर नहीं खरीदे जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो उन बैंकों की परिस्थिति समझिए। चाहे वो ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ही क्यों ना हो, जिसने आज ही ऐलान किया अब नहीं लेंगे कोई भी बॉन्ड अडानी का। इससे पहले सिटी बैंक कह चुका है, जो कि अमेरिका का बैंक है। उसके पहले क्रेडिट स्विस बैंक कह चुका है, जो कि स्विट्जरलैंड का है। उससे पहले नॉर्वेजियन फंड रोका जा चुका है। उसके साथ ही डाउची बैंक ने भी कह दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर कोई मान रहा है कि दरअसल बड़ी संदेहास्पद स्थिति में यह चीजें डेवलप हुई हैं भारत के भीतर में। अब उसको रोके कौन? तो क्या यह माना जा सकता है जब लगातार शेयर गिर रहे हैं तो अडानीज का रिवाइवल मुश्किल है, या रिवाइवल करने के लिए किसी भी जांच से परहेज करते हुए सरकार संसद में भी ताला लगाने को तैयार है, यानी कोई चर्चा नहीं? तो कांग्रेस क्या सिर्फ अपने आंदोलन के जरिए भारत की राजनीति में 2024 में परिवर्तन ला सकती है? सवाल राजनीति का नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था, उससे खिलवाड़ और उससे आहत होते लोगों का भी है। क्योंकि अगर इस देश के भीतर में अलग अलग परिस्थिति को आप जब अडानी ग्रुप के उस निर्णयों के जरिए परखना शुरू करेंगे, तो फिर आपके सामने 3-4 सवाल बड़े खड़े हो जाएंगे। सरकार को किस बात का डर है? किन दस्तावेजों का जिक्र है? किस पीएमओ के भीतर बने हुए उस सेल का जिक्र है जहां से अडानी के तमाम टेंडर हों या जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हो वहां पर उनको रेड कारपेट बिछी हुई दिखाई देती हो? तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है? जरा ध्यान दीजिए क्या कुछ हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद,
जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उस क्षेत्र के अनुकूल परिस्थितियां अडानीज के अनुकूल के हो गई, जो इससे पहले किसी भी कॉरपोरेट के अनुकूल कभी नहीं होती थी। तो क्या राहुल गांधी उसी दिशा में संकेत देते हुए खुले तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ही ढाल बन गए हैं अडानीज के, और इस देश का पूरा सिस्टम अडानी के लिए चल रहा था? एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, स्टील, एल्युमिनियम रिफाइनरी, कॉपर रिफाइनरी, सीमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, कोयला, धारावी की बस्ती को हाथ में लेना, एनडीटीवी को हाथ में लेना, आयरन ओर के माइनिंग को हाथ में लेना, यह सारी एक परिस्थिति है जो 2019 के बाद लगातार आगे बढ़ी, अडानी ग्रुप को बुम पर ले गई। और उसके साथ ही श्रीलंका, फ्रांस, अबू धाबी, मॉरिशस, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूएई, बांग्लादेश, इजराइल, इनके साथ भी संबंधों की एक पूरी तार है। लेकिन अगला सवाल, फाइल जब खुलेगी तो एसबीआई की फाइल भी खुलेगी, फाइल जब खुलेगी तो एलआईसी की फाइल भी खुलेगी, और फाइल जब खुलेगी तो किस तरीके से एनसीएलटी और आईबीसी काम कर रही है, जहां पर वह किसी को दिवालिया घोषित कर किसी के हिस्से में वह पूरी कंपनी दे देती है, तो हर फाइल खुलेगी। तो क्या इस जांच के लिए सरकार तैयार होगी? और अगर नहीं होगी तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर ऐसी राजनीतिक उठापटक हो सकती है जिसके संकेत आज संसद के बाहर और सड़क पर खुले तौर पर नजर आ रहे थे? अब इन सवालों पर गौर करने से पहले कुछ चीज और समझ लीजिए। भारत के पास या भारत के इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा नहीं है जितना विदेशी निवेशक बाजार में पैसा लगाते हैं। और अगर विदेशी निवेशकों ने बंद कर दिया पैसा लगाना तो भारत के शेयर बाजार का क्या होगा, और उसमें भी खास तौर से अडानीज के पास कितना कैश होगा, या अडानीज के पास कितना पैसा अपने बॉन्ड को अब बेचने का होगा, यह भी एक सवाल है। हालांकि आज 3 बड़ी स्थितियां अडानी ग्रुप के साथ उठी है, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि बहुत महीनों के बाद एक दृष्टि आई जनवरी के महीने में, जब 41,464 करोड़ एफआईआईज ने पैसा निकाल लिया भारत के शेयर बाजार से। और 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की। उसके बाद कटघरे में खड़े हुए अडानी ग्रुप को लेकर 25 से 31 तारीख के बीच में 12,198 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जो अपने आप में इसलिए ज्यादा है क्योंकि दिसंबर के महीने में 11,000 करोड़ से ज्यादा तो विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया, नवंबर के महीने में 36,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। तो इन स्थितियों में अगर आप फरवरी के महीने में आते हैं, 1 फरवरी को 4,657 करोड़ रुपए एफआईज ने निकाल लिए, 2 तारीख को 3,065 करोड़ रुपए निकाल लिए, 3 तारीख को 932 करोड़ रुपए निकाल लिए, और उसके बाद आज की तारीख में भी 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अडानी ग्रुप को लेकर भरोसा खत्म हो गया है। यह मैसेज क्या है कि दुनिया भर के बैंक, जब हम आप उसको फहरिस्त बतला रहे हैं कि उस बैंकों के इंटरनल मेल में जिन बातों का जिक्र किया गया है वह खुले तौर पर बतलाता है कि अब इन चीजों से बचिए जो अडानी ग्रुप ने अपने तौर पर खड़ा किया है। उसमें खास तौर से जो डाउची बैंक है, सिटी बैंक है, क्रेडिट स्विस बैंक है, नॉर्वेजियन बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टेड है, इसने अपने तौर पर एक मैसेज दिया कि अब इस दायरे में ना फंसिए जहां पर हमारे क्लाइंट्स के साथ धोखा हो जाए कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो गलत पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने अपने तौर पर इस बात को खुले तौर पर किया। लेकिन आज हुआ क्या? अडानी ग्रुप इस बात को समझ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी साख का बट्टा लग चुका है। भारत के भीतर सरकार आंखें मीचे हुए है कि अभी भी हम जांच कराएंगे नहीं। आज अडानी समूह ने अपनी लिस्टेड कंपनियों के 1,114 मिलियन डॉलर के गिरवी पड़े शेयर सितंबर 2024 से पहले रिलीज करने का निर्देश जारी कर दिया, और बाकायदा एक प्रेस रिलीज की तरह जारी किया, जो पहले नहीं किया जाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संदेश देना है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 168 मिलियन डॉलर,
अडानी ग्रीन के लगभग 27 मिलियन डॉलर, अडानी ट्रांसमिशन के लगभग 12 मिलियन डॉलर, ये सारे रिलीज किए जाएंगे सितंबर 2024 से पहले। ये पहली स्थिति निकल कर आई। दूसरी परिस्थिति क्या निकल कर आई? जो कर्ज दिखाया गया है उस कर्ज में दस्तावेजी के तौर पर जो अडानी का कर्ज है वह कागज पर दिखाया गया है 1,81,000 करोड़ का। जो 6 महीने के भीतर देना है वो तकरीबन 2,467 करोड़ का है। जो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में देना है वो तकरीबन 15,600 करोड़ का है। और इन सब के बीच ये मानकर चल रहे हैं कि जो कहते हैं कि कामकाजी मुनाफा जिसको कहते हैं, जिसको ईबीडिटा कहते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरनल टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, उसके हिसाब से लगभग कैश अवेलेबल 30,000 करोड़ का है, लेकिन टोटल 60,000 करोड़ का खेल इसके साथ हो रहा है। जो बैंकों ने पैसा लगाया है वह लगभग 81,000 करोड़ का है माइनस एलआईसी। अब यहां पर सवाल है, कांग्रेस क्या उस नब्ज को पकड़ना चाह रही है जिस नब्ज के आश्रय अडानी का मसला नहीं, यह तो भारत की राजनीति का मसला है और भारत की राजनीति में सत्ता संभाले हुए सिस्टम का हिस्सा है, जो कि जाहिर तौर पर अक्सर इसकी खुले तौर पर जानकारी है कि पीएमओ के भीतर कॉरपोरेट को लेकर या विदेशी निवेश करने जो आते हैं उनके लिए एक अलग से सेल काम करता है कि उनके लिए किस तरीके से अनुकूल परिस्थितियां हो। ये अनुकूल परिस्थितियों के लिए कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। तो क्या अडानी को भी लेकर कोई नियम कायदे नहीं थे? हम जिन क्षेत्रों का जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और अगर ये दस्तावेज निकल कर आते हैं तो एसबीआई के पास जो डायरेक्टर लेवल्स पर चिट्ठी जाती थी कि आपको इनके शेयर लेने हैं या जिनको निर्देश दिया जाता था, क्या वो कल को अगर जेपीसी के सामने जब बैठेंगे और जब क्वेश्चन आंसर होगा तो क्या वो खुले तौर पर स्वीकार करेंगे? और अगर खुले तौर पर स्वीकार करेंगे तो क्या सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगी? और अगर मुश्किल होगी तो इस राजनीति को या इस राजनीति के डिब्बे को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए? तो संसद के भीतर इसको लेकर चर्चा किस बात की हो? अब यहां पर सवाल राजनीतिक भी है और देश की इकोनॉमी का भी है। राजनीतिक तौर पर 2024 से पहले ये आर पार की लड़ाई कांग्रेस के लिए है। 4-5 महीने पदयात्रा करने के बाद राहुल गांधी इस बात को समझ गए होंगे कि इस देश के भीतर का परसेप्शन भारत की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर क्या हो चला है। वह निकले तो सामाजिक परिस्थितियों को लेकर, जहां नफरत और घृणा का मसला था, लेकिन जब वो टहल रहे थे और घूम रहे थे और पैदल इस देश को नाप रहे थे तो ऐसे ऐसे लोग उनसे टकराए जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी, कुछ संवाद भी देखा, जिनके पीछे दर्द था 2 जून की रोटी का, भूख का, बेरोजगारी का, नौकरी ना मिलने का, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो इस परिस्थिति में इस देश में एक कंपनी उड़ान भरती है चार्टर्ड से भी कहीं तेज, और राजनीतिक सत्ता उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। तो क्या ये पहली बार भारत में एक ऐसा मुद्दा उभरा है जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को, जो इकोनॉमिकली चीजों को चलाती है, उसको अपने मित्रों के अनुकूल कर दिया गया, जिसका आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस दौर में जब इस बात का जिक्र हो रहा था कि अलग अलग राज्यों में कोई भी राज्य अडानीज ग्रुप के साथ जिसने जो समझौता किया है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां से कोई शोर मचता क्यों नहीं है और कोई भी डील वहां पर रद्द होती क्यों नहीं है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ के जो जानकारी आई, एक अखबार अमर उजाला ने भी इसको सामने लेकर आया कि वहां पर जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम है उसने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो टेंडर था उसको निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया, क्योंकि वह जितनी कीमत बताई गई थी वो कीमत ज्यादा थी और मीटर की कीमत लगभग बहुत ज़्यादा मानते हुए कह रहे थे कि लगभग 48 से 55% तक ज़्यादा है। और ये पूरा का पूरा टेंडर 5,400 करोड़ की लागत का था जो अडानीज को मिला था। तो अडानीज का टेंडर खारिज करते हैं योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर। अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए, जो पावर प्लांट्स इस देश के 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों में चल रहे हैं, जहां पर सड़क बन रहे हैं, जहां पर माइन चल रही है,
माइन खोदी जा रही है, जहां पर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जहां पे वेयर हाउस क्रिएट हैं। यानी अडानीज के जितने भी कार्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो चल रहे हैं वहां पर कुछ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया। और जानकारी निकल कर आई कि हर मीटर की कीमत 9 से 10 हजार रुपए लगती, लेकिन अनुमानित लागत सिर्फ 6 हजार रुपए थी। तो ऐसे में सिक्योरिटी के लिए केंद्र से पंगा कौन ले, तो उत्तर प्रदेश का जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने एक लेटर ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया कि आप ही बताइए हम क्या करें। तो ऊर्जा मंत्रालय ने कहा आप खुद निर्णय ले लीजिए। तो इन्होंने खुद निर्णय ले लिया और टेंडर को निरस्त कर दिया। यानी अडानीज का टेंडर भी पहली बार निरस्त हुआ। क्योंकि इस दौर की परिस्थिति को समझिए, तो क्या राजनीतिक तौर पर 2024 की तरफ बढ़ते हुए कदम अडानी को ही मुद्दे में धीरे धीरे तब्दील कर चुके हैं। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में एक जिक्र यहां आज मुंबई में जब प्रदर्शन हो रहा था तो धारावी में भी हो रहा था। धारावी जो सबसे बड़ा स्लम का इलाका है, वहां पर 620 एकड़ की जमीन और 5070 विनिंग बिड लगाई अडानीज ने, जो उनको टेंडर के जरिए मिली। लेकिन यहां पर एक सवाल था कि इससे पहले की सरकार ने जब इसी क्षेत्र को लेकर बिड लगवाई थी तो सी लिंक ने वो बिड जीती थी, तो टेंडर के रूप को बदल दिया गया। और उस चेहरे को बदलने के साथ वो पहले टेंडर ही ऐसा तैयार किया गया जहां उसके अनुकूल अडानीज बिड कर पाए। यह आरोप वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी लगाया, और जिन्होंने बिड किया था उनके डॉक्यूमेंट्स भी वो दिखला रहे थे। तो मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में हर चीज बिड के जरिए होती है, लेकिन बिड अगर किसी कंपनी के अनुकूल पहले बना दी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए इन दस्तावेजों को सामने लाने से कतराते और घबराती हुई सत्ता हाँफ रही है या पार्लियामेंट से भाग रही है। क्योंकि 2019 के बाद अडानीज को लेकर सत्ता की नजदीकी को समझना हो तो सिर्फ इस बात से समझिए कि 30 मई को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और उनके शपथ लेने के तुरंत बाद एयरपोर्ट के क्षेत्र में अडानीज कदम रखते हैं। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट उनके पास चला जाता है। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट का भी 74% स्टेक उनके पास चला जाता है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद 3 नवंबर 2020 को श्रीलंका में पहली बार कोई भारतीय कंपनी कदम रखती है, वो कंपनी अडानीज की। वहां पर पोर्ट को डेवलप करने का ठेका उन्हें ही मिलता है, और वहां के अधिकारी और पॉलिटिशियन कहते हैं वो भारत सरकार के कहने पर दिया गया। समझौते समझिए, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, यह खुला खेल है जो जांच के बाद उभर सकता है, सामने आ सकता है। और उसके बाद फ्रांस की कंपनी 18 जनवरी 2021 वहां की जो ऊर्जा कंपनी है टोटल एससी इन्वेस्ट, वो करती है $2.5 बिलियन अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है और मॉरिशस के इन्वेस्टमेंट पर विवाद होता है। बात आगे इजराइल तक आती है। आबू धाबी की IHC वह लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट करती है। यानी ध्यान दीजिए तो पूरे सारे सरलता के साथ सरकार के मूवमेंट अडानीज को लेकर कुछ इस तरीके से बन रहे हैं जिसमें जांच कैसे हो। और अब राहुल गांधी जब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल अडानी के पीछे कौन है, यह सामने आना चाहिए। और इससे कहने के एक शब्द पहले जब वो कहते हैं अडानी के साथ तो मोदी ही हैं, तो मैसेज इस देश की राजनीति का, मैसेज इस देश की अर्थव्यवस्था का, और इन दोनों से बड़ा मैसेज सबसे बड़ा यह है कि इस देश के लोग और आम जनता उसके लिए सरकार है या नहीं है, या सब कुछ अपने मित्र अडानीज के लिए है, या उनके सरीखे लोगों के लिए सिस्टम बनाकर इस देश की इकोनॉमी को चलाया जा रहा है। यह राजनीतिक बिगुल की मुनादी इस देश में हो चुकी है। अब इंतजार उसके आगे की उन परिस्थितियों का है कि संसद का ताला किस दिन खुले और वहां पर चर्चा शुरू हो जाए, किस दिन जेपीसी बन जाए, जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाए, किस दिन सुप्रीम कोर्ट जागे और सवाल खड़ा करे कैसे लाखों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, जिम्मेदारी कौन लेगा, और कैसे सेबी और आरबीआई को लेकर सवाल इस देश के भीतर हो, और कैसे दस्तावेज एसबीआई और एलआईसी के सामने आ जाए। इंतजार कीजिए, बहुत चीजें और होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।